हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है और इसके पहले के 120 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो क्वेश्चन है, दिस स्टेट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री आएगा। कंट्री इज ऑल्सो द सेकेंड रिचेस्ट इन मिनरल डिपॉजिट्स। इट्स फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग ऑफ कोल, आयरन और बॉक्साइट एंड कॉपर, नेम इट। अब देखो, सबसे पहली बात क्लियर हो जाती है यही से, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है? तो वो है एमपी। ठीक है, पहली बात तो यही से क्लियर हो जाती है कि आंसर मध्य प्रदेश आएगा। फिर दूसरा क्या है? सेकंड रिचेस्ट इन मिनरल डिपॉजिट्स। अगर आपको ये यहाँ पे तीन चीजें दे रखी है, एक तो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, दूसरा इन्होंने क्लू दिया है सेकंड रिचेस्ट इन मिनरल डिपॉजिट्स, तीसरा है फॉरेस्ट वहां के खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ओपन कास्ट माइनिंग होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वहां के डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। राइट, तो अगर आपको इन तीनों में से एक चीज भी पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स इन इंडिया, सैंड डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। वन ऑफ दिस स्टेट हैज ए कोल्ड डेजर्ट, नेम इट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है हमारे यहाँ पे? कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख कौन सी स्टेट में है? वैसे अब तो ये यूटी बन गया है, पहले का क्वेश्चन है, पहले एक बार पेपर में पूछा गया था, तो उस टाइम ये जो लद्दाख था ये जम्मू कश्मीर में आता था। राइट, फिर सॉल्ट डेजर्ट की बात करें, सॉल्ट डेजर्ट कौन सा है इंडिया में? सॉल्ट डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। राइट, फिर थर्ड है सैंड डेजर्ट। सैंड डेजर्ट कौन सा है? ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कौन सा? राजस्थान का। नेक्स्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया हाउस द मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कंट्री एंड हैज 2 of the biodiversity hotspots of the world. Which of the following is not a region of the evergreen forest in India? नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। लक्षद्वीप आइलैंड पे अप्रॉक्सीमेटली 80 to 83% एरिया ऐसा है जहां पे कोकोनट प्लांटिंग करी जाती है, जो कि प्राइवेटली ओन्ड है। राइट, तो इसीलिए लक्षद्वीप आइलैंड पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ऑफ अ व्हीकल कुड बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इट एमिट्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल्ड। रेट द इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स एज पर द क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस की कोडिंग कैसे दे रखी है, कैसे रैंकिंग है? नंबर 1 मतलब बेस्ट है, नंबर 4 मतलब वर्स्ट है। तो ऐसे इन्होंने 1 2 3 4 दे रखा है। तो हमने बताना है कि कौन सा व्हीकल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बेस्ट व्हीकल है। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा है इन चारों में से? कार, स्कूटर, बस, बाईसाइकिल में से तो बेस्ट आता है बाईसाइकिल। फिर उसके बाद अब देखो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इट एमिट्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर। पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितने पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से सेकंड नंबर पे आ जाएगा बस। क्योंकि अब देखो, बस पोल्यूशन तो बहुत करती है, लेकिन उसमें पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है बस की? मिनिमम 50-52 होते हैं। तो मैक्सिमम हमारे इंडिया की बात कर लें, इंडिया में तो 70-80 तक पैसेंजर्स भी चढ़ा लेते हैं। आधे खड़े हो जाते हैं, आधे बैठ जाते हैं। तो बस जो है, बस में जो पर पैसेंजर पर किलोमीटर पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं कम होते हैं। क्योंकि अगर हम सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो 50-60 तो बस की नॉर्मल सीटिंग कैपेसिटी होती ही है। तो 50-60 पैसेंजर्स बैठकर उसमें जा रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है स्कूटर। ठीक है, स्कूटर बस के कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन करता है, लेकिन स्कूटर में बंदे भी तो 2 ही बैठते हैं ना। राइट, हाँ, इंडिया में 3-4 बिठा लेते हैं, बट जो लीगली है वो तो 2 ही बैठ सकते हैं ना स्कूटर पे। तो इसीलिए स्कूटर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे आती है कार। राइट, तो क्या बन जाएगा? 4 3 2 1।
नेक्स्ट है द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट कंटेन्ड इन द वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन। वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन कौन सा जो है इनमें से नहीं है। लेड निकलता है, अमोनिया वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही निकलती है, ये तो मेन पोल्यूटेंट है। पार्टिकुलेट मैटर भी अमिट होता है। नेक्स्ट है डीजल एग्जॉस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ 3 हाईली टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स that have a widespread impact on the urban air quality and human health. Name them. अब डीजल एग्जॉस्ट में से कौन से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं? तो इसमें से निकलते हैं, एक तो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा है बेंजीन और तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अर्लियर लेडेड पेट्रोल यूज्ड टू बी the most widespread though easily preventable source of urban air pollution in the world. According to WHO, 15 to 18 million children in the developing countries are already suffering from permanent brain damage due to lead poisoning. Why is tetraethyl lead added to petrol? अब देखो लेड के इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लेड को लेकर, बच्चों में भी इतनी ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, कुछ बच्चों का तो परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो गया है, राइट। तो फिर भी हम क्या है, जो डीजल इंजन है, जो पेट्रोल है, सॉरी डीजल नहीं पेट्रोल की बात हो रही है, तो ये जो पेट्रोल है इसमें लेड क्यों ऐड किया जाता है? क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि जब इग्निशन होती है, जब इंजन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये जो पेट्रोल है ये इंजन नॉकिंग को प्रिवेंट करता है, राइट। जो इससे इंजन में नॉकिंग होती है उसको रोकने का ये लेड जो है वो काम करता है, इसीलिए लेड को पेट्रोल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी स्ट्रक इन द ईयर 1984 ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच गैस। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसायनेट। तो पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है एसपीएम स्टैंड्स फॉर। एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट, व्हाई वुड यू प्रेफर टू राइड अ बाईसाइकिल टू स्कूल रेदर देन ए फ्रेंड्स स्कूटर। अब बाईसाइकिल पे स्कूल क्यों जाते हैं? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई फ्रेंड स्कूटर पे जा रहा है उसके साथ चले जाएं, लेकिन बाईसाइकिल पे ही क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि एक तो बाईसाइकिल पे जा रहे हो तो एक्सरसाइज हो जाती है, पैरों की पूरी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, लेग्स की। इसमें यू विल नॉट पोल्यूट। अब बाईसाइकिल से पोल्यूशन नहीं होता, स्कूटर से तो पोल्यूशन भी होता है, बाईसाइकिल से कोई पोल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो बेस्ट है। थर्ड, इट इज चीपर भी है, सस्ता भी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल डलना नहीं है, थोड़ी बहुत रिपेयर होती है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती साइकिल की। तो तीनों के तीनों जो है यहाँ पे सही है पॉइंट इसके। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज कारपूलिंग। कारपूलिंग क्या होता है? कारपूलिंग का मतलब होता है जैसे कोई बंदा है, कोई ए पर्सन है, वो अपनी कार से ऑफिस जा रहा है। अब उसके कार की कैपेसिटी कितनी है? 5 सीटर कार भी होती है, 7 सीटर भी होती है, अलग अलग होते हैं। मान लो इसकी कार 5 सीटर है, 5 बंदे इसमें बैठते हैं, लेकिन ये ऑफिस अकेला जाता है एक बंदा, तो इसमें 4 और बंदे भी तो बैठ सकते हैं ना। तो अब इसने क्या किया कि जो ये बी बंदा है, एक सी बंदा है, एक डी बंदा है, अब ये तीनों का जो ऑफिस है ये इसके रास्ते में ही आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बी सी डी इन तीनों को अपने साथ बिठाकर कार में ले जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये कारपूलिंग हो रही है, इसको बोलते हैं कारपूलिंग। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी साथ बिठा लेते हैं कि चल आजा, तुझे भी रास्ते में छोड़ दूंगा, तो ये होता है कारपूलिंग। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, यू एंड योर फ्रेंड्स शेयरिंग ए राइड टू मूवी। जैसे मूवी देखने जा रहे हैं तो आप एक ही कार में बैठकर चले जाते हो। ऐसे तो नहीं है ना कि 4 फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हो तो 4 अलग अलग गाड़ियां लेकर जाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक ही गाड़ी में बैठकर आप 4-5 लोग जितने भी है, एक ही कार में बैठकर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? ये कारपूलिंग हो रही है, राइट। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो क्लाइमेट चेंज से एवरेज सी लेवल इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज से डिफॉरेस्टेशन नहीं होती, सॉइल इरोजन भी नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एवरेज सी लेवल। अब देखो क्लाइमेट चेंज से होता क्या है? क्लाइमेट चेंज से यूजुअली हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या है? सी लेवल भी
एवरेज सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? एक तो देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर क्या है, एक्सपैंड करता है, उसकी वजह से भी सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली जो ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघल रही है, आइस मेल्ट होएगी तो वो आइस मेल्ट होकर पानी बनेगा, तो वो पानी कहाँ पे आएगा, अल्टीमेटली सी में ही तो आएगा ना, तो उससे भी सी लेवल इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट है सी लेवल इज एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज ऑफ वार्मर क्लाइमेट ड्यू टू द फॉलोइंग। अब सी लेवल बढ़ रहा है वार्मर क्लाइमेट की वजह से। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फर्स्ट है ओशन एक्सपैंड एज दे गेट वार्मर, जैसे ही ओशन का पानी गर्म होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, बिल्कुल सही है। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स मेल्ट, ये भी सही है, बोथ ऑफ दी अबव आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ दी अबव। नेक्स्ट है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स ग्लोबल सी लेवल हैज राइजन बाय अबाउट, पिछले 100 सालों में कितना सी लेवल बढ़ा है? वो बढ़ा है 10 to 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज में हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग। क्लाइमेट चेंज का किस चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर पे पड़ता है, एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उससे क्या है क्रॉप्स की अर्ली राइपनिंग होएगी या लेट राइपनिंग होएगी, तो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है। नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करता है, वाटर रिसोर्सेज को तो इफेक्ट करता ही है, सी लेवल बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एयर क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है, ओशियंस को तो करता ही है, कोस्टल जोन्स, अब देखो ओशियंस एक्सपैंड होएंगे, कोस्टल जोन्स का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो एनर्जी, ह्यूमन हेल्थ, इन सब चीज़ों को ये इफेक्ट करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन इंडिया? इंडिया में ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर एमिट करता है? तो वो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रीन हाउस गैसेस दैट हैव कॉज्ड अ राइज ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस इन द ग्लोबल टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, इन द ग्लोबल टेम्परेचर इन द पास्ट सेंचुरी। नेम द CFC दैट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी CFC यूज होती है? तो वो है फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस आजकल रेफ्रिजरेटर्स में यूज करी जाती है। नेक्स्ट, द मैसिव होल इन द ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। अंटार्कटिका पे जो ओजोन लेयर में होल हुआ है वो कब डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम? 1985 में, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंडिया वुड फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द कंट्रोल्ड ODS। ODS क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस विद इन द टाइम फ्रेम एंड लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द। अब देखो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया को जितना भी टाइम लिमिट दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनकी कंजम्पशन को कंट्रोल किया है, उनकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया है, कंजम्पशन को भी कंट्रोल किया है। बट ये जो लिमिट्स दे रखी है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की कि आप इतनी लिमिट तक ही इसको कंज्यूम कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो, ये लिमिट लिखी कहाँ पे है, कहाँ पे स्पेसिफाइड है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की लिमिट्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये सारी लिमिट्स स्पेसिफाई करी गई है, राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसमें पूरी की पूरी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रिगार्डिंग इन्होंने लिमिट्स वगैरह लिखी हुई है। नेक्स्ट है बाय 2100 AD ग्लोबल टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 2 डिग्री सेल्सियस एंड कंसिक्वेंटली द सी लेवल बाय अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। ये एक्सपेक्टेड है कि 2100 आते आते हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल भी बढ़ेगा, तो उससे जो सी लेवल है 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। प्रेजेंटली कितना है? 10 to 12.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हुआ है पहले से, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो 70-80 साल है जितने भी है 2100 AD तक, तो तब तक 50 सेंटीमीटर तक सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ इज अ राइज इन टेम्परेचर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सी। अब कैसे टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल बढ़ता है? तो फर्स्ट बाय एक्सपैंडिंग ओशन वाटर एक्सपैंड करता है, माउंटेन ग्लेशियर्स की जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, आइस शीट्स बाय कॉजिंग द आइस शीट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड टू मेल्ट एंड स्लाइड्स इनटू द ओशंस। वहाँ की जितनी भी आइस शीट्स है वो मेल्ट होके ओशंस में चली जाएगी। तो तीनों के तीनों ही सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।